जी सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, लेटेस्ट अटेम्प्ट ऑटम 23 का क्वेश्चन है। जीनत एंटरप्राइज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ZE is engaged in the business of manufacturing and supplying of cosmetic products. The following information has been extracted from the record for the month of August 2023. टैक्सेबल गुड्स है से परचेज किया और अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज, अनरजिस्टर्ड से परचेज का तो कुछ नहीं होगा, इस पर क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स मिलेगा। सप्लाईज की बात करें तो टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड आ गया और एक्सपोर्ट आ गया। एक से ज्यादा सप्लाई जब आती हैं तो जहन में एक बात आती है कि अच्छा अगर कॉमन इनपुट टैक्स हुआ तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में सबसे पहली बात है परचेजेस, इसका मतलब है ये वाली एडजस्टमेंट तो इनपुट टैक्स से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल था 9.2 मिलियन का, हमें स्पेशल डिस्काउंट के हवाले से मिला था 1.2 मिलियन का स्पेशल डिस्काउंट मिला था। अब मेरी बात आराम से सुनो, हम खरीदार हैं, ये एडजस्टमेंट पहली बार आई थी जिंदगी में, इससे पहले कभी नहीं आई थी। हम खरीदार, हम बेचने वाले हो, हम किसी को स्पेशल डिस्काउंट दें तो टैक्स वाले कहते हैं स्पेशल डिस्काउंट टैक्स जो है वो फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पे नहीं लेना बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू पे लेना। पढ़ाया ना? अच्छा, हम खरीदार हैं, बेचने वाले ने जब स्पेशल डिस्काउंट अलाउ नहीं किया और किस वैल्यू पे हम पे टैक्स चार्ज करना है? फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो खरीदने वाले ने किस वैल्यू पे देना है? फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो फिर क्लेम किस वैल्यू पे करना है? यार मेरी बात पिक कर गए हो? इसका मतलब है परचेज करते हुए भी हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना था। ठीक हो गया? इसका मतलब है परचेजेस को 1.2 मिलियन से बढ़ाएंगे। ग्लास बॉटल थी बॉटल्स थी 4 मिलियन की, इसमें 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू बॉटल्स दैट सस्टेन्ड डैमेज ड्यूरिंग द in transit due to accident. As a goodwill gesture, the supplier provide replacement bottles without any additional consideration accompanied by a sales tax. सर ये रिप्लेसमेंट है। अब मेरी बात समझो, बेचने वाले ने 4 मिलियन की बोतलें दी, 20% बोतलें खराब हो गई, तो जो 20% बोतलें खराब हुई हैं उसकी रिप्लेसमेंट में उसने 20% बोतलें गुडविल जेस्चर के तौर पे दे दी। तो क्या इसकी क्या ये जो उसने अब इजाफी बोतलें दी हैं, क्या इसकी इनवॉइस जनरेट होगी? फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, नहीं होगी इनवॉइस जनरेट। इजाफी चार्ज, इजाफी जो 20% की बोतलें आई हैं उसकी तो कोई इनवॉइस, बेसिकली ये है फ्री रिप्लेसमेंट। फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं होती और फ्री सैंपल सप्लाई होती है। पढ़ा हुआ ना? ये वाला पॉइंट है यहां पर। अब यहां पर एक चीज और नोट करो, इसने सेल्स टैक्स इनवॉइस कंपनी की है। इसने क्या की है? सेल्स टैक्स इनवॉइस साथ भेजी है। अच्छा, गर्चे हमसे पैसे चार्ज नहीं किए लेकिन हमें इनवॉइस दे दी है। सर चूंकि हमारे पास इनवॉइस आ गई है इस वजह से हम अब इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। याद रखना, जब आउटपुट टैक्स की बात आती है तो हम कहते हैं फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं है।
इनपुट टैक्स की बात आएगी तो भाई वो सप्लाई नहीं है। अब वो सप्लाई नहीं है, फ्री रिप्लेसमेंट की है ना इसने विदाउट एनी एडिशनल कंसिडरेशन, लेकिन इसने इनवॉइस दे दी हम एकम्पनीड बाय इनवॉइस। अब आगे चलते हैं, बाद आलिस का इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है। अब मशीन 15 मिलियन की मशीन खरीदी है, 15 मिलियन की मशीन खरीदी है। 60% ऑफ द पेमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द मंथ व्हाइल द रिमेनिंग अमाउंट इज स्केड्यूल्ड टू बी पेड इन equal installments over the next 3 months. Equal installments over the next 3 months. सर जी आपकी मशीन 15 मिलियन की है, आपने जिस महीने ट्रांजैक्शन हो गई उस महीने इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? पैसे चाहे बाद में दें या उस वक्त दें। तो भाई ये तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये परचेजेस में शामिल नहीं होना चाहिए, इसका अलहदा होना चाहिए। पिगमेंट इन रिटेल पैकिंग, द रिटेल प्राइस ऑफ दिस पिगमेंट इज 7, रिटेल प्राइस 7.9 है। शामिल कितने का है आपको पता है? थर्ड स्केड्यूल आइटम है। थर्ड स्केड्यूल आइटम पे रिटेल प्राइस पे टैक्स लगना है, पता है ना भाई? ये सर इसके मुताबिक करना था। Purchases of taxable goods from unregistered person comprise of BVAX। सर टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेज की उसमें BVAX था, जो बी फार्मर से ऑब्टेन की, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना ही नहीं होता, वैसे भी इसको इग्नोर ही करना है। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन में क्या शामिल है? वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट शामिल है जो 13 स्केड्यूल में लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर को बेची 23 मिलियन की, रिटेल प्राइस कितनी थी? 25 मिलियन की। ड्यूरिंग द मंथ द डिस्ट्रीब्यूटर ने, पहली तो बात है 23 मिलियन की शामिल है जबकि रिटेल प्राइस 25 थी, तो 25 की शामिल होनी चाहिए थी। इस महीने में 10% रिटर्न हुई है, लेकिन डेबिट क्रेडिट नोट 5 सितंबर, सर जब डेबिट क्रेडिट नोट बना है तब उसका इनपुट आउटपुट देखा जाएगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई डेबिट क्रेडिट नोट से है तो ये से डेबिट क्रेडिट नोट का मतलब है सेल रिटर्न, लेकिन डॉक्यूमेंट कब बना है? अगले महीने, तो ये सेल रिटर्न अगले महीने आएगी, अब इस महीने फॉल नहीं करेगी जब डॉक्यूमेंट बनेगा तब। सर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल टू द, सर जी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया हमने थर्ड स्केड्यूल आइटम। आपको पता होना चाहिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम सप्लाई कर दें तो फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट हमारी यूएई में गई है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल था 6 मिलियन का और ये रिटर्न हुआ है 10 अगस्त 2023 को। डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हो गया था उसी सेम डेट को। ये एक्चुअल में परचेज किया था 2 फरवरी को परचेज किया था, 10 अगस्त को रिटर्न हुआ है। फरवरी का महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की 10 तारीख है। सर हमें 180 दिन पूरे करने पड़ेंगे। 180 दिन की लिमिट है ना फरवरी के, ये डेज काउंट करके फिर इसको करना पड़ेगा। ये जो है वो पैकेजेस मटेरियल जो है वो 6 मिलियन का था, रिटर्न कर दिया सप्लायर्स को। हमने रिटर्न किया है, यानी ये बेसिकली क्या है, ये परचेज रिटर्न है। कितने दिन बन रहे हैं सर? फरवरी के बेसिकली बनेंगे, फरवरी की 2 से शुरू किया ना, 20
23 है, बेसिकली 23 है तो 2023 है ना, अगर 2024 होता तो 28 बनते ना, 2023 है तो 27, फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 10 दिन ये काउंट करें। अगर ये 180 दिन से ज्यादा बने तो हम इस रिटर्न को काउंट फॉर नहीं करेंगे। सर 190 डेज बन रहे हैं, 190 डेज का मतलब है इसको काउंट फॉर नहीं करेंगे, क्योंकि 180 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर रुपीज 2.5 मिलियन वॉज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड, गलती से रह गया। फरवरी के महीने की रिटर्न थी, फरवरी में ओमिट हो गया, मार्च 6 माह तक हो सकता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर अगस्त की रिटर्न है, हो सकता है अकाउंट फॉर, ये कर लेंगे सर। परफ्यूम जिसकी रिटेल प्राइस 1 मिलियन थी, मार्केटिंग स्टाफ को दिया प्रमोशनल कैंप। सर ये फ्री सैंपलिंग है, अगर फ्री सैंपल हो, यस अगर फ्री सैंपल हो तो सप्लाई हो गया, आउटपुट चार्ज हो जाएगा। लो सर ये फ्री सैंपल है, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स, पैकेजिंग मटेरियल रिटर्न किया था, ये भी इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। लो सर ये मैंने लिख दिए। अब यहां पर करते हैं जनाब जीनत एंटरप्राइजेस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स पीरियड है अगस्त 2023। वर्किंग नंबर 1, आउटपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 1, आउटपुट टैक्स। हाँ जी, आउटपुट टैक्स की बात करूंगा तो रजिस्टर पर्सन है 30, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 8। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स के एडजस्टमेंट की बात करता हूं तो पहली एडजस्टमेंट आती है सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऑफ थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल आइटम। सर 2 रुपये ऐड कर दूं इसमें, ₹2 ऐड कर देता हूं। पहला काम ये किया कि मैंने ₹2 ऐड कर दिए और रिटर्न नील। क्यों? डेबिट नोट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट issued after tax period। अगर अगस्त में होता तो यस करते, फिर यस। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आउटपुट की एडजस्टमेंट मैंने कर ली, ये वाली
इसके बाद आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक। हाँ जी सर जी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है ना, तो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल टू अनरजिस्टर्ड टायर 1 रिटेलर। सर थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, इसका मतलब ये है कि ये जितना भी है इस पर नो फर्दर टैक्स। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आ गया हमारा आउटपुट टैक्स में अगली बात, परफ्यूम हैविंग रिटेल प्राइस ऑफ 1 मिलियन। हाँ जी, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितने का है? 1। परफ्यूम्स ये सप्लाई होगी सर। लो सर, आउटपुट के हवाले से तो सिर्फ यही एडजस्टमेंट है। लो सर, ये एडजस्टमेंट है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इनपुट टैक्स की। सर फ्री सैंपल मिले, सर हमने को पेमेंट ही नहीं की, इनपुट टैक्स किस चीज का देंगे? सर जी इनपुट टैक्स की बात करने लगा हूं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना है सर? 44। सबसे पहली एडजस्टमेंट है रॉ मटेरियल, नेट ऑफ स्पेशल। सर स्पेशल डिस्काउंट जो है ना, वो जब बेचने वाले ने वो नहीं किया तो फिर हम भी उसको ऐड करके उस अमाउंट पे इनपुट क्लेम करेंगे। जी भाई, क्या मतलब? सर ट्रेड डिस्काउंट जो एज पर द टर्म्स ऑफ, जो एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो और इनवॉइस में शो हो रहा हो, ये अकाउंट इस केस में सिर्फ डिस्काउंटेड वैल्यू लेनी है, अदरवाइज कभी भी डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं लेनी, बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू लेनी। कौन सा? सर टैक्स पे किया आपने, उसने जब आपको, उसने आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे टैक्स लगाया या फेयर मार्केट वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगाया, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स पे किया है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ। ग्लास बॉटल की वर्थ क्या है? 4 मिलियन। अमंग दीज 20% of the total cost corresponds to bottle that sustained damage in transit due to an accident. As a good gesture, the supplier provided a replacement bottle without an additional consideration accompanied by a sales tax invoice. जब यहां पर एक, इसमें ना दो बातें हैं। अब अगर तो ये इनवॉइस इसने इशू की है, अगर इसने ये इनवॉइस इशू की है तो क्या इसने ये इनवॉइस फुल वैल्यू पे इशू की है या नील इनवॉइस इशू की है? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? वो ये कहते हैं हम आपको मजीद रिप्लेसमेंट के तौर पे वो देते हैं।
अगर उसने फ्री दी है, यानी उसने पैसे तो नहीं लिए, उसने जो इनवॉइस इशू की है वो फ्री की है, यानी उसने उसके पैसे चार्ज नहीं किए लेकिन इनवॉइस फुल अमाउंट पर इशू की है और आपके पास अमाउंट आ गई है, और उस बंदे ने चूंकि इनवॉइस इशू की है तो इसका मतलब है उसने वो वाला टैक्स भी जमा कराया होगा, तो आप इनपुट भी क्लेम कर सकते हो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर उसने वो इनवॉइस नील पर इशू की हुई है तो फिर आप इनपुट भी नहीं क्लेम कर सकते। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर अब इनवॉइस जो इशू होनी चाहिए या सेल वैल्यू जो होनी चाहिए, दैट शुड बी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए ना। तो आमतौर पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब वारंटी का सीन होता है ना, वारंटी का, तो उस वक्त कॉस्ट के अंदर हम जब पहले चीज बेच रहे होते हैं तो उसके अंदर शामिल होता है ये वाली उसके अंदर शामिल होता है टैक्स। इस वजह से जो वारंटी होता है और उस केस में जो फ्री रिप्लेसमेंट होती है उस पर आप जो है ना आउट फ्री रिप्लेसमेंट होती है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता दोबारा, चूंकि पहले ही एज्यूम किया होता है कि ये खराब होगी और फ्री रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने कोई चीज बेची और ये सोचकर बेची कि ये मतलब ये खराब हो या ना हो, हमने बेच दी है, तो उसके बाद जब आप दोबारा फ्री देते हैं और इनवॉइस भी इशू कर रहे हैं, गच्चे आप उसके पैसे नहीं ले रहे, तो वो सप्लाई है। और अगर बेचने वाले ने सप्लाई इनवॉइस आपको दे दी है, यानी उसको सप्लाई मान लिया है और उसका टैक्स जमा करा दिया है, तो आप भी फिर उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये एक रीजन हो सकती है जिस वजह से आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। यहां पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लीजिए, इनपुट टैक्स ऑन, इनपुट टैक्स किस चीज पर जी भाई? रिप्लेसमेंट ऑफ बोटल्स। कितना है सर? 4 का 20% कितना बना? 0.8। ये भी ऐड कर ले जी भाई। नहीं होता क्यों सर? वो तो वैसे ही परचेजेस में शामिल है सर। जब आपने परचेज किया तो वो तो नॉर्मल है ना, वो तो आप परचेज के अंदर डाल दिया तो इनपुट क्लेम होना ही होना है उसका नॉर्मली। हाँ अच्छा जी, इसके बाद अगला पॉइंट था मशीन वाला। सर मशीन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है ना, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को यहां से तो निकाल देंगे। फिर उसके बाद आ गया पिगमेंट। थर्ड स्केड्यूल आइटम का मतलब है, यहां पर लिखूंगा 0.75 उसने लिखा होगा, हमने कितना ऐड करना है? 0.4 ऐड करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इसको इग्नोर करें, ये ओके है। फिर इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट अगली कौन सी है? पैकेजिंग। पैकेजिंग मटेरियल वर्थ 6 मिलियन वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन। सर जी आप इनपुट टैक्स रिटर्न है, कितने डेज हो गए हैं? डेबिट या क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर 180 डेज। इसके साथ क्या लिखूं? पैकिंग मटेरियल लिखूं? पीएससी के पैकेजिंग मटेरियल जी बताइएगा कितना है?
पैकेजिंग मटेरियल कितना है? 6 मिलियन का है, लेकिन वह रिटर्न 6 मिलियन का रिटर्न हुआ था, लेकिन अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। अकाउंट फॉर नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर 180 डेज। फिर उसके बाद आ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि इनएडवर्टेंटली रह गई थी। परचेजेज इन फरवरी जी 2.9 मिलियन। लो सर, ये आ गया, 2.9 मिलियन ऐड कर दिया। इनपुट टैक्स की और कोई एडजस्टमेंट नहीं रह गई। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट हो गई इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। परचेज है 15 मिलियन, टैक्स है एट द रेट ऑफ 18%। जी बताइएगा 2.7 मिलियन। ये भी आ गया। तो अब है वर्किंग नंबर 4। अब चूंकि सब कुछ कॉमन है तो यहां पर क्या आना चाहिए? अपॉर्शनमेंट आनी चाहिए। दो ही चीजें हैं, एक है टैक्सेबल और एक है एक्सपोर्ट। एक है टैक्सेबल और एक है एक्सपोर्ट। दूसरे नंबर पे आ गया वैल्यू ऑफ, जी वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइएगा कितना है? सर जी इसको टोटल करना पड़ेगा। ये कितना बन रहा है? इस पर सेल्स टैक्स भी लगा दीजिए एट द रेट ऑफ 18%। 7.38। लो सर 7.38। क्या करूं? सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे तो 41 आना है ना भैया। एक्सपोर्ट का क्या सीन होगा? एक्सपोर्ट उसने सवाल में दिया हुआ ना, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। लिख देंगे टोटल कितना आ गया 53। अब आ गया परचेजेस, अब आ गया परचेजेस जी। हाँ भाई, परचेजेस पे कितना ये टोटल करना पड़ेगा ना आपको ये सारा। 44 प्लस 1.2 प्लस 0.8 माइनस 15 प्लस 0.4 प्लस 2.9 जी जी 34.3 8 है। इस पे टैक्स लगाइए 18% के हिसाब से। जी 6.1884 6.19 कर दो। अब 44 प्लस 1.2 प्लस 0.8 माइनस करना था 15, फिर प्लस करना था 0.4, यही किया ना, और फिर प्लस करना था 2.9। कौन सा? 33.3 है, 34.3। और बताइए इसका कितना बन रहा है? 6.1
ठीक हो गया सर? चलो, ये आपका आ गया इनपुट टैक्स 6.17। जरा कीजिएगा 41 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 6.17 जी 4.78। दूसरा भी कीजिएगा 12 डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 6.17 1.39। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जी 2.7 है। 41 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 2.7 2.09 कर दूं? 88 कह रहे हैं जी। 12 डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 2.7 जी 0.61 जी। तो जनाब ये अपोर्शनमेंट भी हो गई है, मसले हल हो गए हैं सारे। अब हम सवाल करते हैं, पर्पल कलर ही पता नहीं कहाँ चला गया, ये आ गया सर। आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स कितना है? $7.38। इनपुट टैक्स कितना है? लोअर ऑफ जी ब्रॉड फॉरवर्ड ना लूं पहले? सवाल में नहीं है, नहीं लिख देते हैं। फॉर द पीरियड भैया 6.17 क्यों लेंगे, भूल गए हैं? हमने तो अपना लेना है ना 4.78। इसको कंपेयर किससे करना है? 90% ऑफ 6.64। लोअर कौन सा है? जैसे ही मैंने 4.78 लिखा, जेन में पहली बात ये आई कि भाईजान कैरेट फॉरवर्ड तो कुछ भी। अच्छा जनाब, इसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जी 2.09। उसके बाद आ गया फर्दर टैक्स। अब हम लिखेंगे फर्दर टैक्स कितना था? अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सप्लाईज की हैं? 8 की। हाँ जी भैया 8 की सप्लाईज की हैं और सारी ही किसको की हैं? नील लिख दूंगा ना, जरा बेहतर एक्सप्लेन हो जाएगा कि मैं क्यों वो किया। ये रहने देता, बस ये लिख देता थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। अच्छा जी, फर्दर टैक्स के बाद हमारा आ गया सेल्स टैक्स पेबल जी, बताइएगा। 0.51 है कि 2 है यार? 1 है, चलो 0.51। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट रिफंडेबल जी 1.39 प्लस 0.61 जी 2। ये सवाल था।